नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की चर्चा शुरू करने से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जोड़ दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। संवाद इंडिया के मंच पर हम विभिन्न विषयों पर चर्चा आपके सामने लाते रहते हैं। गंभीर विषयों पर चर्चा की इस कड़ी में आज भी संवाद इंडिया के मंच पर हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है पर्यावरण संरक्षण। जिस तरह से दिन प्रतिदिन पर्यावरण दूषित होता जा रहा है वह वास्तव में हम सभी के लिए चिंताजनक स्थिति है। जानते समझते सभी हैं पर्यावरण इसी प्रकार दूषित होता रहा तो मानव जाति के लिए आने वाला समय बहुत ही दुश्वारियों वाला साबित हो सकता है। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमने कुछ ऐसी महिलाओं से बात की है जो लगातार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करती आ रही हैं। वह अपने घरेलू जिम्मेदारी के साथ साथ अपने व्यावसायिक जिम्मेदारी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। तो समाज के लिए हम मानते हैं ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं वास्तव में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं और हम सबको इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य किया जा सकता है अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के साथ साथ। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं ऋचा सिंह जी हैं जो ग्लोबल सोशल कनेक्ट एक NGO चलाती हैं और साथ में ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत ही गंभीर रहती हैं। वह लगातार स्कूलों में जाकर, बच्चों के बीच जाकर, विभिन्न जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करती हैं और उन्हें समझाती हैं अगर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमने अभी से कार्य नहीं किया तो आने वाला समय निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। इसी प्रकार स्वाति मल्होत्रा जी हैं जो एक एकेडमिक स्कूल में हेड भी हैं और साथ में जहां बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और इसी के साथ बच्चों को पर्यावरण की दिशा में भी वह जागरूक कर रही हैं। वह छोटे छोटे बच्चों को पर्यावरण के प्रति उनमें जागरूकता का भाव पैदा कर रही हैं। उन्हें बता रही हैं कि अगर हम छोटे छोटे प्रयास करें उससे हम पर्यावरण संरक्षण दिशा में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसी तरह से पूनम पंडित जी हमारे साथ हैं। पूनम पंडित जी लगातार अनेक वर्षों से पर्यावरण की दिशा में, उसे सुरक्षित करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। वह अपने पति डॉक्टर विजय पंडित जी के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपने NGO के माध्यम से, ग्रीन के सोसाइटी के माध्यम से पर्यावरण की दिशा में कार्य कर रही हैं। वह समय समय पर लगातार अन्य विभिन्न जगहों पर जाकर पौधारोपण करते हैं और वहाँ के निवासियों को, क्षेत्रवासियों को जागरूक करते हैं कि वे पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ पूनम पंडित जी मेरठ क्रांतिधारा साहित्य अकेडमी की अध्यक्षा भी हैं। वह मेरठ में पिछले अनेक वर्षों से एक साहित्य महाकुंभ का आयोजन करते हैं जिसमें देश विदेश के साहित्यकार आते हैं, पर्यावरणविद आते हैं, कवि आते हैं। से बुद्धिजीवियों को मंच प्रदान कर वह समाज के सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं जिससे समाज में जागरूकता आए। ऐसे प्रबुद्ध जन आज हमारे साथ हैं इस चर्चा के अंदर। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की जिस तरह से पर्यावरण दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है, धरती गर्म हो रही है, सब जानते हैं, तापमान लगातार बढ़ रहा है, धरती का ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, वनों कटान शहरीकरण की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में किस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर सकते हैं और जो वे कार्य कर रहे हैं इस दिशा में उनका क्या अनुभव है, आइए जानते हैं ऋचा सिंह जी से वह किस तरह से इस दिशा में कार्य कर रही हैं। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह ग्लोबल सोशल कनेक्ट की अध्यक्ष हूँ। आज मैं आपके समक्ष संवाद YouTube चैनल के थ्रू संवाद करने आई हूँ और आज का विषय बहुत गंभीर है। विषय है पर्यावरण। इस पर्यावरण की समस्या से आज ना मैं जूझ रही हूँ, ना आप जूझ रहे हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि पूरा विश्व जूझ रहा है। तो अगर आज हमने कोई स्टेप नहीं उठाया तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो पता नहीं कितना खतरनाक मंजर देखने वाली है। और हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण छोड़ कर जाएं जिसमें उनको सांस लेना मुश्किल हो जाए। पिछली सदी में हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर था वो लगभग 1% हम लोग ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हैं और ये मानना है कि इस सदी के खत्म होने तक 2% टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो सोचिए कि क्या हालत होने वाली है। और अगर हमने अभी कोई कोशिश नहीं करी तो फिर ये 2% को तो हम रोक ही नहीं सकते हैं इस सदी के एंड तक, लेकिन अगर हमने कोशिश नहीं करी तो ये 4% तक भी इंक्रीज हो सकता है। और सोचिए कि क्या मंजर होगा जब 4% टेम्परेचर धरती का बढ़ जाएगा। ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, हमारी जो
पृथ्वी है, हमारी जो धरती है वो बंजर हो जाएगी, नदियाँ सूख जाएंगी और पेड़ पौधे मर जाएंगे, पानी की समस्या हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। उसके बाद किस तरीके से हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? तो इसके लिए अगर हमने आज सतत विकास की तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो फिर बहुत प्रॉब्लम आगे चल के होने वाली है। और सतत विकास तभी ज़रूरी है, तभी हो पाएगा जब हम आने वाली पीढ़ी के सेक पर कोई काम ना करें। हम कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे संसाधन का इस्तेमाल ना करें कि आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल ना कर पाए, उनके लिए समस्या हो जाए। जैसे कि आप सब जानते होंगे एक ओवरशूट डे होता है। 1987 में ओवरशूट डे अक्टूबर में आया था। ओवरशूट डे का मतलब है कि जिस तरीके से हमारी सरकार बजट बनाती है या हम अपने घर का बजट बनाते हैं, उसी तरीके से पर्यावरण का एक बजट होता है कि आप पूरे साल में पर्यावरण का या जो हमारा नेचर है, इकोसिस्टम है, उसमें जितने संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, आप पूरे साल में कब तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास कितनी मात्रा में वो संसाधन हैं। तो ये 1987 में अक्टूबर था और घटते 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 वो जुलाई तक आ गया है। यानी कि जो हमें दिसंबर तक चीज़ें इस्तेमाल करनी थी वो हम जुलाई तक एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो सोचिए जुलाई के बाद हम किसकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के सामानों का। दोस्तों, अगर आप कहीं भी किसी प्लैनेट पे अगर आपको ये कहा जाए कि अगर हमें ये पता करना हो कि इस प्लैनेट पे लाइफ है तो कैसे पता करेंगे, तो शायद सभी का जवाब एक ही होगा कि पानी। अगर वहां पर पानी है इसका मतलब वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो पानी और हमारा नाता तो बहुत पुराना है। पुरानी आपने जो हमारी परंपराएं हैं उसमें भी देखा होगा कि माताएं कुएं के पास बैठकर और उसकी पूजा किया करती थी। कभी कोई बच्चा पैदा होता है या कोई शादी होती थी तो भी जो है कुएं का पूजन किया जाता था। वो इसलिए कि जल को देवता माना जाता था। लेकिन उस जल की आज हम इतनी बर्बादी करने लगे हैं कि शायद हमें भी नहीं मालूम कि उसकी क्या कीमत है। जिस तरीके से हम ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे आने वाले समय में वो समय दूर नहीं है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को पानी के लिए मारेंगे। कितनी जगहों पर भारत में एक कंटेनर का एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है कि उसमें पानी का कंटेनर आता है और जब वो कंटेनर आता है तो वहाँ की जनता, वहाँ के गांव के लोग उसके पीछे ऐसे भागते हैं कि उसमें से कितनी तो मौतें हो जाती हैं। वो अपने जो भी शादी समारोह हैं या किसी भी कार्यक्रम में अगर वो लोग मौजूद हैं तो जैसे ही कंटेनर आता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पानी के लिए भागते हैं। तो क्या ऐसी समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए? हम और आप मिलके अगर इस समस्या को नहीं आज टैकल करेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी पता नहीं इस सिचुएशन को कैसे झेलेगी। हमारे पिता ने जो सिचुएशन हमें दी है हम उसका %.5 भी आगे नहीं दे पाएंगे। हमारी जो हमारा देश है, हमारी धरती है, उसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज 75% पानी है, इसीलिए वो दूर से नीला दिखता है और इसीलिए इसको एक ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो इस ब्लू प्लैनेट में आप ये देखिए कि कितना पानी हम यूज कर सकते हैं, कितना पानी ओशंस में है और उसके अलावा कितना पानी, कितना परसेंटेज ऐसा है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं क्या आंकड़े होंगे? कुल 3%। 3% पानी ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है और उस फ्रेश वाटर में से भी या जो इस्तेमाल करने योग्य है उसमें से भी 70% पानी बर्फ की फॉर्म में है। तो सिर्फ 30% पानी ऐसा है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमें भी चाहिए। हमारे खाली ऐसा नहीं है कि इस धरती पर इंसान रहते हैं, इस धरती पर जो हमारा इकोसिस्टम है वो बना हुआ है। पशु पक्षी, बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको मिलके ये एक बायोडाइवर्सिटी है जिसको पानी चाहिए। पूरी प्रकृति जो इस्तेमाल करती है वो सब जो ये इकोसिस्टम है इसमें हम इंसान भी आते हैं और पशु पक्षी भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। तो सभी को एक समन्वय बिठाकर हमें पर्यावरण को बचाना है। आज हमें मिलकर आपको और हमें संकल्प लेना है। सरकार का डेटा है, सरकार का मानना है 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, जो कि वो चाहते हैं कि होना चाहिए। लेकिन आपको
अचरज हो गए जानकर कि हमारे शहर मेरठ का फॉरेस्ट कवर कुल 7% है। तो अभी कितने पौधों को लगाने की जरूरत है और उनके संरक्षण की जरूरत है। तो कृपया करके संकल्प लीजिए। मैं संवाद यूट्यूब फाउंडेशन का धन्यवाद करूंगी। जैसा ऋचा सिंह जी ने बताया आपको कि वह लगातार स्कूलों में जाकर विभिन्न जगहों पर जाकर पौधारोपण कर रही हैं और यह बताने का प्रयास कर रही हैं कि अगर हम नहीं चेते, अगर हम जागरूक नहीं हुए, अगर हमने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य नहीं किया, तो जो भविष्य है वह निश्चित रूप से वास्तव में बहुत कठिन हो जाएगा मानव जाति के लिए। वह बता रही हैं कि किस तरह से जो धरती के प्रकृति के संसाधन हैं उसको किस तरह का दोहन किया जा रहा है। अगर वो उस पर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम भविष्य के जो पीढ़ी हमारी, जो उनके लिए संसाधन है प्रकृति के द्वारा, उसका हम पहले ही दोहन कर चुके हैं, तो आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ कर जाएंगे। ऐसे बड़े गंभीर सवाल हैं, उसको हमें सोचना पड़ेगा। इसी कड़ी में हमने बात की स्वाति मल्होत्रा जी, जो एक एकेडमिक स्कूल में हेड हैं। वह लगातार वहाँ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में पर्यावरण की दिशा में भी एक जागरूकता का भाव पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। स्वाति जी बताती हैं हम किस तरह से जल की बचत के लिए, जल संचय के लिए बच्चों में भाव पैदा कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें बता रहे हैं कि पानी का कम से कम उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तो जानते हैं स्वाति मल्होत्रा जी के क्या उनके विचार हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और किस तरह से बच्चों को शिक्षित कर रही हैं इस दिशा में। स्वाति मल्होत्रा जी। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति मल्होत्रा, सेंटर हेड MIT के शासी नगर से। आज आप लोगों के सामने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के मैं कुछ अपने विचार और उपाय प्रस्तुत करूंगी। पर्यावरण, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी या मैं यही बताना चाहूँगी, पर्यावरण क्या सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ एक सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल है? नो, हम सब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे हम उसके लिए काम कर सकते हैं, तो आज मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं यही भी कहना चाहूँगी कि शुरुआत हमेशा हमारे घर से ही होती है। तो हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं, हम चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमारे घर में सबसे पहले अगर हम पानी को लें तो हमें सबसे पहले पानी की ही जो बचत है उस पर वर्क ऑन करना चाहिए। हमारे घर में किस तरीके से पानी यूज़ किया जा रहा है, क्या हम बकेट बात ले रहे हैं कि शार बात ले रहे हैं, इस चीज़ पे वर्क ऑन करेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें स्टार्ट करना चाहिए शार बात को छोड़ के बकेट बात का। नाउ आफ्टर दैट जब हम कपड़े धोते हैं अपने घर में तो बहुत सारा पानी हमारा नालियों में बह जाता है। हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं? तो जितना भी पानी जो यूटिलाइज हो रहा है हमारा, जो हम खपत कर रहे हैं कपड़े धोने के लिए, उसको हम अपना पेड़ों में, बाहर अपनी क्यारियों में या घर की धुलाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। पानी के साथ साथ कहीं भी पानी कोई बह रहा है, घर में कोई भी ऐसा टैप, कोई नल का है जो लीक कर रहा है, उसको भी हमें ध्यान पे रखना चाहिए, मद्देनजर रख के उसको तुरंत ठीक करवाना चाहिए। हमेशा उस चीज़ के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि घर पे कोई भी ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे पानी लीक कर रहा है। टाइम टू टाइम हमें अपने टैंक्स भी क्लीन कराने चाहिए। बात आती है बिजली की, कैसे, क्यों हमारे स्विचेस ऑन रहते हैं? हमने मोबाइल तो चार्ज कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने क्या करा, मोबाइल यूज़ कर लिया, बट मोबाइल को वापस हम यूज़ करने के बाद स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना इस्तेमाल है उतना ही यूज़ किया जाए। क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, एक बार कोशिश करिए आप। इसके अलावा अगर मैं आपको कहना चाहूँ, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी खाली जगह होती है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो हमें इसके लिए अपने आप में थोड़ा और समय देकर सोचकर वहाँ पर उस जगह पे हमें गार्डनिंग करनी चाहिए, हमें पौधे लगाने चाहिए। घर की छत पे अगर आपको लगता है जगह यूटिलाइज हो सकती है, घर के बाहर आंगन में, घर के अंदर इवन हम अपनी प्लांटेशन कर सकते हैं, बहुत रिक्वायर्ड है। और इससे पर्यावरण को एक अच्छी, हमारी तरफ से संरक्षण में एक अच्छी पहल मिलेगी। यही मैंने शुरुआत में कहा था कि सिंगल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ना ही ये हम इसको एक वाइड रूप में अभी कर रहे हैं, बट हाँ, शुरुआत हम घर से कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम कहना चाहेंगे, मैं आगे ये कहना चाहूँगी आपसे कि सारी चीज़ें मैंने देखी है, बट आजकल मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि जो लोग हैं वो एक एयर प्यूरीफायर अपने घर पे लेके आ रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। कंप्लीटली एग्री फ्रॉम योर पॉइंट, हाँ एयर प्यूरीफायर है, सबको ज़रूरत है, तो क्यों आर्टिफिशियल एयर प्यूरीफायर? आप मार्केट जाइए, आप नर्सरी जाइए, वहाँ से आप प्लांट्स खरीदिए,
एक्चुअली आपको वो प्लांट्स खरीदने पड़ेंगे, वो खरीद के लेके आइए, जिसकी कॉस्टिंग उनसे कम है, जिसकी मेंटेनेंस उससे कम है, वो आपको एक्चुअली एयर प्योरीफायर की तरह वर्क करेगा। देखिए, छोटी छोटी चीजें अगर हमने शुरुआत करी है, छोटी छोटी चीजों पे अगर हम रहेंगे या उसको एक्चुअली अपनी लाइफ में अगर हम एप्लीकेबल करेंगे, तो इससे हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी एक पहल मिलेगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड हूँ, MIT, वहाँ पे हम इस छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। और छोटे से बच्चे, हम कहते हैं 2.5 साल का बच्चा जब पहली बार हमारे पास स्कूल आता है, तो हम उस छोटे से बच्चे को भी अपने नेचर से कैसे प्यार करना है, कैसे हमें अपने नेचर के साथ उसकी हेल्प करनी है, कैसे नेचर को अपने साथ लेके ग्रो होना है, वो हम डे 1 से बताते हैं। तो यहाँ मेरा इतना ही कहना रहेगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट शुरुआत एक छोटी पहल अगर हम घर से करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा सबके लिए। नमस्कार, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। जैसे स्वाति जी ने आपको बताया कि किस तरह से स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ पेड़ पौधे के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जल संचय के बारे में जानकारियाँ दे रही हैं और शिक्षित कर रही हैं। और ये बड़ा कार्य है कि अगर बच्चों के अंदर बचपन से ही वह भाव पैदा हो जाए कि हमें जल को बर्बाद नहीं करना है, जल का सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, तो बच्चे भी जल संचय करने की आदत अपने जीवन में डाल सकते हैं। और यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कार्य है। यही कड़ी में पूनम पंडित से हम जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं, किस तरह से वह कार्य करती हैं। पूनम पंडित जी के बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी फुलवारी भी बना रखी है और उसमें छोटे छोटे गमलों में पौधे रोपित करती रहती हैं। जहाँ भी वह जाती हैं वहाँ पौधे रोपण कर वहाँ के क्षेत्रवासियों को जागरूक करती हैं कि इन पौधों को आप संरक्षित करें, उनकी देखभाल करें, जिससे है वृक्ष के रूप में आप लोगों को अपना सानिध्य प्रदान करें। उनके फल फूल के द्वारा आप सभी को आशीर्वाद मिलेगा, जो हमारी आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सौभाग्य की बात है। जिस तरह से वनोकटन लगातार हो रहा है, ऐसे में लगातार पौधारोपण भी बहुत आवश्यक है। और पौधारोपण भी हमें देखना पड़ेगा हम किस जगह पर कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं। अगर उनकी देखभाल, उचित देखभाल नहीं होगी तो 2-4 दिन बाद वो पौधा मर जाता है। तो ऐसी जगह पौधा रोपने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर उनकी देखभाल ना हो सके। और पूनम पंडित जी की जो भी इनसे मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, जो भी इनके सगे संबंधी होते हैं, वहाँ पर ही सब उन्हें पौधा भेंट करके उन्हें पौधा रोपने के प्रति जागरूक भी करती हैं। तो जानते हैं ऐसे पूनम पंडित जी से उनके क्या विचार। नमस्कार, मैं पूनम पंडित, सह संस्थापिका ग्रीन केयर सोसाइटी और शांतिधारा साहित्य अकादमी की अध्यक्ष, आप सभी का आह्वान करती हूँ कि आइए हम सभी मिलकर पर्यावरण बचाएं, संरक्षण करें, क्योंकि पर्यावरण किसी एक का नहीं, संपूर्ण समाज का है। इसलिए हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण करें और पर्यावरण बचाएं, निरंतर पौधे लगाएं। प्रत्येक वर्ष मानसून सीजन में बहुत सारे पौधे रोपित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हरियाली घटती ही जा रही है। ऐसा क्यों? हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम रोपे हुए पौधों की उचित देखभाल करें, ये सुनिश्चित करें कि वो बड़े हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा हो रही है, या वृक्ष काटे नहीं जा रहे। क्योंकि सिर्फ पौधे लगा देना ही काफी नहीं होता, उनकी देखभाल करना और उनको बचाना वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए हम सबको इस कार्य के प्रति भी सजग रहना चाहिए। और मैं अपनी बात अपनी पंक्तियों के साथ कहना चाहती हूँ, मत काटो इन वृक्षों को, मत काटो इन वृक्षों को, इनमें भी जीवन होता है। कष्ट इन्हें पहुँचाते हैं तो इनका दिल भी रोता है, कष्ट इन्हें पहुँचाते हैं तो इनका दिल भी रोता है। इनके जख्म नहीं दिखते, इनके जख्म नहीं दिखते, पर दर्द इन्हें भी होता है। आने वाली नस्लों को परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये परिणाम तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें ही भुगतना पड़ेगा, जो आज हम कृत्य कर रहे हैं। प्रकृति जब कोप करे कुछ भी नहीं बच पाता है, प्रकृति जब कोप करे कुछ भी नहीं बच पाता है। प्रकृति के आगे मानव कितना बेबस हो जाता है। आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है उस वक्त हम कितनी बेबसी महसूस करते हैं। उस वक्त उसके सामने कोई कुछ नहीं कर पाता। इसलिए हमें प्रकृति से छेड़छाड़ न करके उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका अनावश्यक दोहन रोकना चाहिए। और इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देकर आप सभी को आह्वान करती हूँ कि आइए और पर्यावरण संरक्षण कीजिए। और इस कार्य के लिए मैं संवाद फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विचार सभी के सामने रख सकूं और उनके जो कि वो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज हित निरंतर अग्रसर हैं, मैं उस कार्य के लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर रहें। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि ऋचा सिंह जी हों, स्वाति जी हों या पूनम पंडित जी हों, उन्होंने बताया कि पौधारोपण किस तरह से हम लोग करते हुए आ रहे हैं और किस तरह से हम जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक भी करते हैं कि आप पौधारोपित करें, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है वर्तमान के हालातों में। जिस तरह से जल दूषित होता जा रहा है, धरती दूषित होती जा रही है, मिट्टी दूषित होती जा रही है, हवा दूषित होती जा रही है, तो जो मानव जाति के लिए मूलभूत तत्व हैं, अगर वो सब दूषित हो जाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सांस लेना भी कितना दुभर हो जाएगा मानव जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए। तो ऐसे में हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम स्वयं अपने स्तर पर कर सकते हैं उसको ज़रूर हमें सुधारने की प्रयास करना चाहिए। जैसे आप जो गाड़ी चलाते हैं, चाहे आप 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन आपके पास हो, उसके समय पर सर्विस करवाएं जिससे कि वो धुआं ना छोड़े, कि उसका दूषित धुआं वातावरण को दूषित कर रहा है, हवा को दूषित कर रहा है। इसी प्रकार समरसेबल बिना बात न चलाएं, बिना वजह पानी का धुआं ना करें। समरसेबल क्योंकि एक बार में इतना पानी निकाल देता है जो कि दुरुपयोग का माध्यम बन जाता है। तो इस समरसेबल का उपयोग जब भी करें जब उसकी ज़्यादा आवश्यकता हो। बिना वजह पानी का दुरुपयोग करने से बचें, क्योंकि जल नहीं रहेगा तो जीवन का अस्तित्व आप समझ सकते हैं संभव ही नहीं है। तो जल, हवा, धरती, मिट्टी सब मूल तत्व हैं जीवन के लिए। ऐसे में हम अगर उन्हें दूषित करते रहेंगे तो निश्चित रूप से यह मानव जाति के बहुत बड़ा एक सभ्यता पर संकट खड़ा हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप इस गंभीर विषय पर जरूर मंथन करें, जरूर प्रयास करें पौधारोपण करने का, पौधों को रोपित करने का, उनके संरक्षण की दिशा में आप कार्य करें और जहाँ जहाँ संभव हो सकता है अपने स्तर से पौधे को जरूर रोपित करें। साथ ही अगर अपने किसी मित्र का, भाई का, सगे संबंधी के कोई जन्मदिन है, कोई विशेष दिन है, उनकी स्मृति में आप पौधारोपित करें। और जो भी आपके सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, जब भी आपसे मिलने जुलने का कोई ऐसा दिन होता है, विशेष दिन जिसे कहा जाता है, उन दिनों पर उन्हें पौधा भेंट करें और इस दिशा में आप बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। पानी बचाने का आप आह्वान कर सकते हैं अपने आस पड़ोस में। प्लास्टिक पन्नियाँ नाली में ना डालें, आप इस तरह के आह्वान कर सकते हैं। आसपास का ध्यान रखें कि कोई भी कूड़ा पॉलीथीन में भरकर नाली में ना डाले जिससे वो चौक हो जाती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयास भी हम बहुत बड़ा अपना समाज में योगदान दे सकते हैं, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को हम पूरा कर सकते हैं। तो हमारा इन सभी विचारों के साथ आप सभी से ये आग्रह है कि आप भी इस विषय पर ज़रूर ध्यान दें और गंभीरता से प्रयास करें। आज की चर्चा को हम इन शब्दों के साथ विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।